उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत के डीडीहाट सीट से लड़ने की पूरी तैयारी नजर आ रही है। डीडीहाट सीट से कांग्रेस के सभी 8 दावेदारों ने प्रस्ताव पास किया है। हरीश रावत को डीडीहाट से लड़ाने का प्रस्ताव पास किया और ये प्रस्ताव प्रदेश कांग्रेस के पास भेज दिया गया है। सभी ने हरीश रावत के समर्थन में एकजुटता का दावा किया है, जिसके बाद पिथौरागढ़ जिले की डीडीहाट सीट से हरीश रावत के चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। पिथौरागढ़ की डीडीहाट सीट से कांग्रेस के सभी दावेदारों ने कद्दावर नेता हरीश रावत को मैदान में उतारने की मांग की है, जिसके बाद 25 साल से बीजेपी की रही डीडीहाट सीट पर सियासी हलचल बढ़ गई है। डीडीहाट सीट पर कांग्रेस को आखिरी जीत 1992 में मिली थी। तब से यहां पंजा कभी अपनी पकड़ बना नहीं पाया। कभी कमजोर कैंडिडेट तो कभी गुटबाजी ने इस सीट को कांग्रेस की झोली में जाने से रोके रखा, लेकिन अब लगता है कांग्रेस हर कीमत पर इस सीट को जीतना चाहती है। डीडीहाट सीट से कांग्रेस के सभी 8 दावेदारों के साथ पार्टी के पदाधिकारियों ने एक सुर में कैंपेन कमेटी के चेयरमैन और पूर्व सीएम हरीश रावत को मैदान में उतारने का प्रस्ताव पास किया है। आज सभी कैंडिडेटों ने एक मत होकर रावत जी के पक्ष में अपनी स्वीकृति दी है कि अगर रावत जी यहाँ से चुनाव लड़ें तो सब लोग एकमुश्त कार्य करेंगे, क्योंकि ये हमारा सौभाग्य होगा। हरीश रावत जी इस क्षेत्र से आएंगे तो 20-25 साल का जो सूखा है वो उस क्षेत्र को विकास की गंगा में बहाएंगे। डीडीहाट में बीजेपी के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चौपाल 25 सालों से काबिज हैं और अब हरीश रावत अगर यहां आते हैं तो मुकाबला बेहद रोमांचक होगा। यही नहीं, हरीश रावत के मैदान में उतरने से अब तक बिखरी दिख रही कांग्रेस भी एकजुट हो सकेगी, जो कि राज्य बनने के बाद पहली बार होगा। तो हम 25 साल के अंधेरे को तभी दूर कर सकते हैं जब माननीय हरीश रावत जी इस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, तो एक तरफा जीत उनकी हम करवाएंगे। जितने भी दावेदार थे सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें माननीय आदरणीय हरीश रावत जी को डीडीहाट विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए आग्रह किया गया है। डीडीहाट में कांग्रेसी ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो कांग्रेस हाईकमान और हरीश रावत ही तय करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि रावत के पक्ष में प्रस्ताव पास कर डीडीहाट में कांग्रेस ने एक ऐसा राजनीतिक भूचाल ला दिया है जिसका झटका विरोधी बीजेपी को भी तगड़ा लग सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। हरीश रावत ने डीडीहाट सीट से चुनाव लड़ने पर सीधा जवाब नहीं दिया। हरीश रावत ने सवाल पर चुप्पी साध ली, लेकिन इनकार भी नहीं किया और हाथ जोड़ते हुए कहा कि वही होगा जो भगवान की इच्छा होगी। यानी हरीश रावत ने भी डीडीहाट से इनकार नहीं किया है। जो राम रचि राखा है? और अब बात करें कांग्रेस की पहली लिस्ट जो है अब 15 जनवरी को आ सकती है। 13 जनवरी को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और ऐसे में बड़े नेता हो या फिर छोटे दावेदार, सभी को टिकट का इंतजार है। – 2022 में किस किस को कांग्रेस का टिकट मिलेगा ये अगले एक हफ्ते के भीतर तय हो जाएगा। 13 जनवरी को स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग दिल्ली में होगी। प्रभारी देवेंद्र यादव के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से मीटिंग को एक दिन आगे बढ़ाया गया है। कांग्रेस का कहना है कि सब कुछ तय समय पर होगा और दूसरी लिस्ट के लिए दूसरी पार्टियों पर भी नजर होगी। ये तो पहली लिस्ट तो हम एक आध हफ्ते के अंदर जारी कर देंगे और दूसरी लिस्ट के लिए हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, क्योंकि देखेंगे दूसरी पार्टीज क्या कर रही है। उत्तराखंड में 21 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे में पुराने नेता हो या नए दावेदार, सबको टिकट फाइनल होने का इंतजार है। वहीं प्रीतम गुट हो या हरीश रावत गुट, टिकट फाइनल होने से पहले होमवर्क कर रहे हैं ताकि अपना खेमा मजबूत रहे। कांग्रेस के पास हर विधानसभा में जो है मजबूती से चुनाव लड़ने वाले लोग हैं और हम इंतजार क्यों करेंगे, लेकिन जैसे ही हमारा स्क्रीनिंग का मामला पूरा समाप्त होगा तो सीईसी की बैठक होगी, उसमें टिकट फाइनल हो जाएंगे। अब टिकट किसको मिलेगा ये तो दिल्ली की बैठक में तय होगा, लेकिन उम्मीदवार बनने की उम्मीद हर उस नेता को है जिसने सीट पर दावेदारी की है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।
तो चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन प्रचार के लिए रैलियों की मंजूरी नहीं है और ऐसे में बीजेपी अब डिजिटल कैंपेन पर फोकस कर रही है। बीजेपी अपने मंडल स्तर तक के व्हाट्सएप ग्रुप को एक्टिव कर रही है और इसके लिए बकायदा वो कॉल सेंटर बनाया गया है। साथ ही बीजेपी डोर टू डोर कैंपेन पर फोकस भी कर रही है और घर जाकर वोट मांगने की तैयारी कर रही है और इसके लिए भी टीम बनाई जा रही है। बीजेपी के टिकटों की बात करें तो पार्टी 2 फेज में उम्मीदवारों की घोषणा करेगी और पहली लिस्ट जो है वो 20 से 21 जनवरी के बीच आ सकती है। उत्तराखंड में 21 से 28 जनवरी के बीच नामांकन होना है, इसीलिए पार्टियों के पास अब सिर्फ 1.5 हफ्ते का वक्त बचा है। ऐसे में बीजेपी ने 15 जनवरी को अपने कोर ग्रुप नेताओं की बैठक बुलाई है, जिसमें पहले फेज के उम्मीदवार तय होंगे, जिसे केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजा जाएगा और फिर 20 या 21 जनवरी को बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होगी। पहली लिस्ट में वो सीटें होंगी जहां कोई विरोध नहीं है और सिटिंग विधायक को ही टिकट मिलना है। संभवतः 15-16 तारीख के लगभग हम लोग अपना चुनाव समिति की बैठक बुलाएंगे और उसमें जो राज्य का व्यू है वो लेकर हम फिर दिल्ली जाएंगे, तो तब वहां से केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के आधार पर आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के लिए असली माथापच्ची दूसरी लिस्ट को लेकर है और सेकंड लिस्ट को 25 जनवरी के आसपास जारी करने की प्लानिंग है, जिसमें वो सीटें होंगी जहां एक से ज्यादा प्रबल दावेदार हैं, साथ ही जिन सीटों पर टिकट काटने की संभावना है या फिर अदला बदली वाली हरक सिंह जैसे नेताओं की सीटें शामिल होंगी। निर्णय पार्टी हाईकमान करेगा कि मुझे कहां से वो चुनाव लड़ाएंगे, नहीं लड़ाएंगे, ये तो देखिए, क्योंकि कुछ भी किसी हर कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता है और ये जो निर्णय जो हमारी पार्टी के नेता हैं वो लोग सब इस विषय में निर्णय करेंगे कि बीजेपी टिकट बंटवारे पर प्राइमरी काम तो कर चुकी है, लेकिन असली परीक्षा अब नाम तय करने की है, क्योंकि टिकट नहीं मिला तो कई सीटों पर बगावत तक की नौबत आ सकती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। तो वहीं बात आम आदमी पार्टी की करते हैं। आम आदमी पार्टी ने आज अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 18 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। अब तक पार्टी की तरफ से 42 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। पार्टी प्रवक्ता नवीन वैशाली को रायपुर सीट से टिकट दिया गया है, तो वहीं रविंद्र आनंद को देहरादून कैंट से टिकट दिया गया है और इसके अलावा गुड्डू लाल को थराली से टिकट, सुमन तिवारी को केदारनाथ प्रत्याशी, अमरेंद्र मिश्र धनौल्टी से उम्मीदवार, त्रिलोक सिंह नेगी टिहरी से प्रत्याशी, राजू मौर्य को डोईवाला से टिकट, ममता सिंह को ज्वालापुर प्रत्याशी, मनोरमा त्यागी खानपुर से उम्मीदवार, गजेंद्र चौहान श्रीनगर से पार्टी प्रत्याशी, अरविंद वर्मा कोटद्वार से उम्मीदवार, नारायण सुराड़ी धारचूला के प्रत्याशी, प्रकाश चंद्र उपाध्याय को द्वारा हाट से टिकट, तारा दत्त पांडे जागेश्वर के प्रत्याशी, सागर पांडे भीमताल सीट पर प्रत्याशी, डॉक्टर भुवन आर्य नैनीताल के उम्मीदवार, जरनैल सिंह काली को गदरपुर टिकट और कुलवंत सिंह को किच्छा का प्रत्याशी बनाया गया। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है, लेकिन अभी खटीमा से उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। खटीमा से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर ने दावेदारी ठोकी है। वहीं हाल ही में शामिल हुए रमेश राणा भी खुद को दावेदार बता रही हैं। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी पहली बार चुनावी रण में है और सीएम पुष्कर धामी को उनकी ही विधानसभा खटीमा में ही घेरने की रणनीति तैयार की जा रही है, लेकिन अभी तक खटीमा सीट पर उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। वहीं माना जा रहा है कि रमेश राणा का पार्टी ज्वाइन करने से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर का पत्ता न कट जाए। हालांकि कलेर कह रहे हैं कि राणा चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते हैं। राणा जी से जाके पूछिए, उनकी कोई इच्छा नहीं है। मेरी कई बार बात, रोज शाम को हम इकट्ठे भी होते हैं, मिलते हैं, मीटिंग करते हैं। ये अफवाहें होती हैं एक दूसरे को, मतलब पार्टी को परेशान करने के लिए। वहीं रमेश राणा ने खुद को खटीमा सीट से टिकट का दावेदार बता दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि मैं तो चुनाव लड़ने के लिए पार्टी में आया हूँ। देखो, ये हॉट सीट है। हॉट सीट में तो पार्टी को बड़ा सोच समझ के ही विचार मंथन करके टिकट देना पड़ेगा। इतनी जिसकी संख्या वारी उतनी जिसकी हिस्सेदारी। कहीं ना कहीं पार्टी को लग रहा होगा,
सोच रहे होगा, गहन मंथन चल रहा हुआ। रमेश राणा को भी नहीं दे? जी क्यों नहीं, जरूर है। हम इसलिए तो आप पार्टी में आए भाई। खटीमा से लड़ेंगे? खटीमा से लड़ेंगे हम चुनाव। और एक तरफ आप पार्टी सीएम को उनकी ही विधानसभा में घेरने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं अपनी ही गुटबाजी से नहीं उबर पा रही है। खटीमा से न्यूज़ 18 के लिए कमलेश भट्ट की रिपोर्ट। चुनाव आचार संहिता लगते ही बागेश्वर के विधायक चंदन दास को आयोग ने नोटिस भेजा है। चंदन दास पर आरोप है कि उन्होंने अपनी विधानसभा के आड़ा क्षेत्र में जाकर भीड़ एकत्र करके कोविड नियमावली का उल्लंघन किया। इसके साथ ही आचार संहिता का उल्लंघन कर सामान का वितरण भी किया है और इस पर रिटर्निंग अधिकारी ने उन्हें नोटिस भेजा है। वहीं विधायक चंदन राम दास का कहना है कि उन पर लगे आरोप निराधार है। प्रथम दृष्टिया जो फोटोज दिखाई दी है उसमें गैदरिंग तो है ही है कुछ लोगों की, तो उन्होंने उस पर मैंने उनको तत्काल नोटिस जारी किया है। 24 घंटे का टाइम दिया है, वो अपना पक्ष रखेंगे। वो किस तरह की गैदरिंग थी, क्या थी, क्यों गए, आचार संहिता का जब लग गई थी तो ऐसा उन्होंने क्यों किया है, और उनका पक्ष आने के बाद ही नियमानुसार कार्रवाई बनाई। मैं कल एक छोटे से कार्यक्रम में गया था, वहाँ पूजा थी, कुछ लोगों से मुलाकात हुई, मगर कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था जिससे कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ हो। उत्तरकाशी की गंगोत्री विधानसभा में कांग्रेस ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ उनकी पार्टी के स्लोगन हटाए जा रहे हैं, जबकि बीजेपी के स्लोगन को नहीं हटाया जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस ने प्रशासन को ज्ञापन भी दिया है। वहीं प्रशासन का कहना है कि हमारी टीमें सब जगह ही स्लोगन बैनर हटा रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो ऐसे आरोप लगा रही है। जो है कांग्रेस पार्टी के स्लोगन, कांग्रेस पार्टी के झंडे, कांग्रेस पार्टी के बैनर, उनको हटाने का काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के स्लोगन, उनके झंडे, उनको यथावत रख रही है। बरसात का सीजन है, बारिश हो रही है, इसलिए बहुत सारी दीवारों पर मैं आपको बता सकता हूँ कांग्रेस के हाथ और उनके प्रत्याशी के स्लोगन भी दिखाई दिए जा रहे हैं। वो बरसात के कारण नहीं हो पाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी भी हमारी टीमें हैं जो डिफेसमेंट को हटा रही है, उनको पहले से निर्देश दिए गए हैं कि सभी जितने भी डिफेसमेंट है पॉलिटिकल, वो सारे हटाए जाएंगे सार्वजनिक और सरकारी संपत्तियों से, और उसकी कार्रवाई भी हम लोगों की गतिमान चल रही है। 8 जनवरी को आचार संहिता लगने के बाद भी बैक डेट में ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। इसको लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने अब वन विभाग और राजस्व विभाग पर भी सवाल उठाए हैं। हरीश रावत का कहना है कि 17 डीएफओ के ट्रांसफर पर मोल भाव चल रहा है और जैसे ही ये ट्रांसफर ऑर्डर जारी होंगे, कांग्रेस चुनाव आयोग से शिकायत करेगी और ऐसा ही खेल राजस्व विभाग में भी चल रहा है, इसलिए चुनाव आयोग को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं सरकार का जवाब है कि जो भी ट्रांसफर हुए 7 जनवरी को हुए, आचार संहिता के बाद नहीं। अंदर 17 ऑफिसर्स का और बड़ा खेल हो रहा है, अभी बार्गेनिंग हो रही है, उसकी फाइल मूव करने जा रही है। हमारे पास उन डीएफओस के नाम हैं जिनको पोस्टिंग दी जा रही है, जिनको बाहर हटाया जा रहा है। इसकी शिकायत भी चुनाव आयोग से करने जा रहे हैं? हम बिल्कुल करेंगे, जैसे ये करेंगे हम चुनाव आयोग से कहेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग के लिए भी ये टेस्ट का मामला है। ये कंप्यूटर जब्त क्यों नहीं कर रहे हैं? स्थानांतरण पे यहाँ तो बकायदा पत्रावली बन करके स्थानांतरण हुए हैं 7 तारीख को, और रावत जी ने तो आचार संहिता लगने के बाद केवल एक पर्ची पे सारे नाम लिखने के बाद स्थानांतरण करवा दिए थे। इसलिए मैंने कहा जिस तरह के कर्म किए हैं उससे दूसरों को भी वही दिखाई देता। हरिद्वार में ज्वालापुर मंडी समिति के चेयरमैन पद पर हुई बीजेपी नेता की नियुक्ति सवालों के घेरे में आ गई है। मंडी समिति के पूर्व चेयरमैन संजय चोपड़ा ने बीजेपी नेता शेषराज सैनी की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए उसे नियम विरुद्ध बताया है। वहीं मामला कोर्ट में भी दाखिल हुआ है। वहीं डीएम ने किसी तरह की ज्वाइनिंग की जानकारी होने से इनकार किया है। नियुक्ति पहले भी की जा सकती थी, जहां तक की बात आई, लेकिन मैं आपके सामने स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि ये मामला जो है माननीय उच्च न्यायालय में स्पेशल पिटीशन मेरी दायर है। मेरी पूर्व अध्यक्ष हैं, उनकी कुछ आपत्ति है सर? मेरी जानकारी में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है कि जिनकी नियुक्ति हुई है उन्होंने ज्वाइन किया कि नहीं किया है। इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। और चलिए अब आपको आज का कोरोना अपडेट बता देते हैं। तो आज राज्य में फिर से रिकॉर्ड केस सामने आए हैं। आज नए केस 2000 के पार हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में 2127 नए कोविड के मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही एक मरीज की मौत हो गई है। राज्य में अब एक्टिव केस जो है वो 6300
3 हो गए हैं। देहरादून में आज 991 कोविड के मामले आए हैं। नैनीताल में 451, हरिद्वार में 259, ऊधम सिंह नगर में 179 केस सामने आए हैं। इसके साथ ही पहाड़ी जिलों में भी तेजी से कोरोना के मामले बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो पहाड़ों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही चले जा रहे हैं। जोशीमठ में 2 दिन पहले रोपवे कर्मचारियों के कोविड पॉजिटिव आने के बाद सभी कर्मचारियों को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। वहीं कोरोना केस बढ़ने से व्यापारी भी चिंतित हैं, क्योंकि क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने के लिए भारी संख्या में सैलानी घूमने के लिए आए हुए थे। वहीं प्रशासन भी सभी लोगों से मुख्य बाजारों में मास्क लगाने की अपील की है। जो रोपवे संचालित होता है जोशीमठ से औली के लिए, उसके कर्मचारी 27 कर्मचारी संक्रमित पाए जाने पर हमने तुरंत एक्शन लेते हुए सभी कर्मचारियों को होम आइसोलेशन में रख दिया है और समस्त रोपवे का और उसके जो केबिन्स हैं उनका सैनिटाइजेशन करवाया गया है। रामनगर के एक प्यारी गांव में एक गुलदार का वीडियो सामने आया है। ये गुलदार खिचड़ी नदी के पास देखा गया है, जो नदी को कूदते हुए पार करता है। वही गुलदार की धमक से गांव के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है और इस गुलदार ने गांव के कुत्तों को भी शिकार किया था, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी थी। बावजूद इसके वन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। बागेश्वर की पिंडर घाटी और साथ ही साथ बिशला दानपुर के कई गांव बर्फ से लदे हुए हैं और यहां पर वाछम, कुवारी, खाती, झूनी, खलझूनी, गोगीना सहित कई जगहों पर 3 से 4 इंच बर्फ जमी हुई है। वहीं बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है, लेकिन इन सब के बावजूद पर्यटक और स्थानीय बर्फबारी का आनंद लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो मजा आ रहा है। हमारा यहाँ पे येलो अलर्ट जारी हो रखा था और पिछले 3 दिन से वो जारी है और सभी हमारे जो हायर एलिवेशन पे जो हमारे एरियाज़ हैं वहाँ पे बर्फबारी और हल्की बारिश की हमें चेतावनी जारी हो रखी थी। तो उस संबंध में हमने यहाँ पे पहले से सभी को एसडीएम को सभी को निर्देश और सभी को हमने अलर्ट कर रखा था। चमोली में हुई बर्फबारी से गैरसैंण में उत्तराखंड के विधानसभा भवन में भी चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। बर्फबारी से पूरा विधानसभा परिसर बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से उत्तराखंड विधानसभा परिसर, भराड़ीसैंण व आसपास के इलाकों में अभी भी भारी मात्रा में बर्फबारी हो रही है और बर्फ जमी हुई नजर आ रही है। विधानसभा के मुख्य गेट से विधानसभा परिसर तक लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में अभी भी बर्फ जमी हुई है। उत्तरकाशी में गंगोत्री राजमार्ग को खोलने की कोशिश जारी है। मंगलवार को काफी मशक्कत के बाद हर्षिल तक मार्ग को खोल दिया गया है, जिससे फंसे पर्यटकों ने राहत की सांस ली है। बीआरओ की मशीनें और मजदूर मार्ग खोलने में पिछले 4 दिनों से डटे हुए हैं और इस जगह पर हाईवे में पूरी तरह फिसलन बनी हुई है। हाईवे पर चूना डाला जा रहा है। और आगे भी खबरें जारी, यहाँ रुकेंगे कुछ पलों के लिए।